अल्कोहल ईथर फिनॉल के हम सारे रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। इन रिएक्शन पर बेस्ड ही ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और क्वेश्चन मैंने जो सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल टिपिकल बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए हैं। मींस जो जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट होते हैं, अल्कोहल के जो रिएक्शंस एनसीईआरटी के लिए सब्जेक्टिव जब होता था पेपर, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट होते थे, उन्हीं के ऑब्जेक्टिव को मैंने सेलेक्ट करके ये सॉर्ट किए हैं क्वेश्चंस। तो ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं डिटेल से अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि थ्योरी भी याद दिलाता रहूं आपको, और इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके सॉल्व करें। देखिए, ये विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज द वीकेस्ट एसिड इन वाटर। भाई कोई भी एसिड जो होता है वाटर में ही एसिड की तरह से एक्ट करता है। जैसे मैं कोई एसिड लेता हूं HCl, 100% प्योर अगर ये है तब उस टाइम ये एसिड नहीं होता, क्योंकि अपना H ये देगा किसे, जब हम इसको H2O में डिसॉल्व करते हैं तब ये अपना H इसको देता है, H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो वाटर में ही चेक करते हैं हम किसी एसिड को। एसिड जब हमने ऐड किया, जब हम इस अल्कोहल में एक एसिड ऐड करते हैं या वाटर में एसिड ऐड करते हैं, तो H पॉजिटिव का एक्सचेंज होगा। कभी अल्कोहल बेस भी होता है, कभी अल्कोहल एसिड भी होता है। अल्कोहल जब अपना H देता है जिस रिएक्शन में, ROH है, जैसे बहुत सारी रिएक्शन आपने पढ़े हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, वहां अल्कोहल एसिड की तरह से एक्ट करता है। जैसे आपने रिएक्शन पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, सोडियम मेटल से, सोडियम मेटल से रिएक्शन होकर RONA बन जाता है, साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन लिबरेट कर जाता है। यहां इस रिएक्शन में अल्कोहल एक्ट कर रहा है एसिड की तरह, क्योंकि इसने अपना H दिया है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें अल्कोहल अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो अल्कोहल बेस भी है। जब मैं इसमें HCl या H2SO4 ऐड करता हूं, बार बार हम डिस्कस करते आए हैं इसको, जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा तो ROH2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहां अल्कोहल ने बेस की तरह से एक्ट किया है, तो अल्कोहल कभी एसिड की तरह से एक्ट करता है, कभी अल्कोहल एसिड की तरह से एक्ट करता है। जब अल्कोहल में हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे HCl वगैरह, तब ये बेस होगा। कोई और क्वेश्चन आ सकता है। जब अल्कोहल में हम सोडियम ऐड करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे, तो ये अपना H लूज करके एसिड होगा। तो वाटर में ऐड करने पर पूछा है, इथाइल अल्कोहल A पार्ट है, A पार्ट इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, B पार्ट है फिनॉल, O एंड H, C पार्ट हो गया मेरे पास CH3OH, एंड डी पार्ट हमें गिवन है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। पहले तो नाम ही पता होना चाहिए, ये है क्या चीज। स्ट्रक्चर लिखना बिना नाम के कैसे पता चलेगा, तो कॉमन नेमिंग आपको शुरू से बता रखी है क्लास में। टर्शरी ब्यूटाइल ये हो गया, O एंड H हो गया, ये टर्शरी अल्कोहल है। फिनॉल तो देखो बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड है, किसी भी अल्कोहल के कंपैरिजन में। ये हाइड्रोजन जैसे ही लूज होगा, फिनाइल O नेगेटिव रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हमसे पूछा है वीकेस्ट, वीकेस्ट एसिड पूछा है, तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट इन्हीं चारों में पूछा होता तब हम फिनॉल आंसर कर देते। वीकेस्ट पूछा है तो हमें क्या करना है, इस मॉलिक्यूल से सबसे H हटा दो, यहां से H हटा दो, यहां से H हटा दो। H हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करो। एसिड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, हर बार ये आपको बात बताता हूं मैं, हर बार मैं आपको ये बात याद दिलाता हूं, फिर से याद दिला रहा हूं, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं। एसिड स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of conjugate base। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा,
H हटने के बाद, H हटा के ये मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बना दिया, ये है कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस की मुझे स्टेबिलिटी देखनी है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। यहां पर ग्रुप लगे हुए हैं 3, एक ग्रुप लगा हुआ है ये CH3, एक और CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक और CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन देने पर ये नेगेटिव चार्ज तो पहले से ही है और बढ़ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो ये लीस्ट स्टेबल है। इनमें लीस्ट स्टेबल है तो ये लीस्ट एसिडिक होगा। क्यों लीस्ट स्टेबल है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां 3 लगे हुए हैं। मोस्ट स्टेबल कौन सा है? फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है फिनॉल का। क्यों ज्यादा स्टेबल है भाई? ये रेजोनेंस कर रहा है, ऑक्सीजन नेगेटिव जब इधर रेजोनेंस करेगा तो ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग, ये बात आपको सोचनी। टर्शरी अल्कोहल वीकेस्ट एसिड होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं। तो जो सिंपल ऑर्डर होता है हमारे पास एसिड स्ट्रेंथ का अल्कोहल की, प्राइमरी सबसे ज्यादा होते हैं, उससे कम सेकेंडरी होते हैं, सबसे कम टर्शरी होते हैं। तो हमसे तो सबसे कम ही पूछा है, वीकेस्ट पूछा है। जब हमसे वीकेस्ट पूछा है तो वीकेस्ट के लिए हमें जो आंसर करना होगा, हमें आंसर यही करना होगा, वीकेस्ट जो आएगा हमारा एसिड टर्शरी आ जाएगा, ये वाला टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दैट मीन्स हम इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे ये डी। डी इज अवर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको बात समझ आ, क्या क्या बात ध्यान रखनी है? एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा कब? जब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। बेस की स्टेबिलिटी चेक करने के वही 4 तरीके जो आप, उनमें से एक अभी हमने यूज किया इंडक्टिव इफेक्ट, जो बेसिक आपको बताए हुए हैं वो आप ध्यान रखो। वेल, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। इसके बाद इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? अब देखो, नाम पता होना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इथेनॉल है CH3 CH2OH, एक ये हो गया, ए पार्ट है ये। और इथेनॉल क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, ये एल्डिहाइड है एक। दूसरा हमारे पास है अल्कोहल। इथेनॉल फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन डज इथेनॉल। पहला स्टेटमेंट ए अगर हम देखते हैं तो भाई बात तो ठीक ठीक सी लग रही है। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके देखें, CH3 CH2 कौन बनाता है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? पोलर हाइड्रोजन बनाता है। पोलर कौन होता है? पोलर हाइड्रोजन कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बनाएगा? ऑक्सीजन H एंड CH2 CH3, ये बना लिया इसने, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो ये बात ठीक है। एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब 2 डिफरेंट के बीच में क्यों नहीं बना पाएंगे? ये चेक करो, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है ये पोलर, लोन पेयर तो है, लेकिन दिस हाइड्रोजन इज नॉट पोलर हाइड्रोजन, दिस इज नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट पोलर, नॉट पोलर हाइड्रोजन, so cannot form H bond। यहां पोलर हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एल्डिहाइड में पोलर हाइड्रोजन नहीं है। किसको कहते हैं पोलर हाइड्रोजन? पोलर हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, विच इज कनेक्टेड विद नाइट्रोजन, विच इज कनेक्टेड विद फ्लोरीन। दीज आर पोलर हाइड्रोजन। ये जहां होंगे वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी।
इसका मतलब क्या है कि अब हम अगर इस स्टेटमेंट को दोबारा से सोचें, इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्यों हायर बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉल के कंपैरिजन में? तो ये वाली बात ठीक है, इथेनॉल से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल में होती है, ये बात करेक्ट है। इथेनॉल हैज हायर मॉलिक्यूलर मास, गलत बात है ये तो। मॉलिक्यूलर मास कहां ज्यादा है इथेनॉल का? इतना तो ज्यादा नहीं है, अगर है भी चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है, भाई 2 का ही तो फर्क आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास की वजह से सिर्फ 2 यूनिट बढ़ जाने की वजह से इतना अंतर नहीं आएगा बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर आ रहा होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इथेनॉल फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बट इथेनॉल डज नॉट। ये बात करेक्ट है। इससे भी ज्यादा करेक्ट है ए से। ए में क्या कह रही है? इथेनॉल फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन डज इथेनॉल। इथेनॉल तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा है ना, मैंने क्लियरली इसको पढ़ा नहीं सही से, ये तो बना ही नहीं पा रहा है। जबकि इन्होंने कहा है कि इथेनॉल से स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, मतलब इथेनॉल में भी मान रहे हैं ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ज्यादा एक्यूरेट बात जो है इन दोनों में, ए एंड सी में ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगी सी, क्योंकि इथेनॉल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बट इथेनॉल डज नॉट। ये तो बनाता ही नहीं, यही तो बात हम यहां बोल रहे थे, क्योंकि पोलर हाइड्रोजन नहीं है, सो कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाली बात और करेक्ट हो गई। तो इन दोनों में मैं कंपैरिजन ए एंड सी में करूंगा तो सी को मैं लाऊंगा। इथेनॉल इज पोलर बट इथेनॉल इज नॉट, ये बात गलत है, क्योंकि दोनों पोलर हैं। पोलर क्यों है? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है इसमें, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होने से पोलैरिटी इसमें है। क्यों है पोलैरिटी? कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड पोलैरिटी होगी, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है तब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होते। तो फाइनली हमें आंसर सी करना चाहिए। देखो ए होते होते आंसर इससे ज्यादा करेक्ट आ गया, तो आंसर जो है वो सी आ गया। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम रिपोर्ट करेंगे सी। केयरफुली करने हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करने हैं तो बाद में फुर्सत से बैठ करके, बल्कि थ्योरी आप रिलेट करो और लिखो, साथ के साथ सॉल्यूशन लिखने जरूरी है इनके, तब आप ये कर पाओगे। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग ए प्राइमरी अल्कोहल इनटू एन एल्डिहाइड इज। ये वो जो मैंने ऑक्सीडेशन वाला आपको एक पार्ट कराया था, भेजा था लेक्चर, ये उससे एक रिलेटेड है। देखो मैं ऑक्सीडेशन आपको समझा ही देता हूं, बता देता हूं शॉर्ट में। हमारे पास 3 टाइप के अल्कोहल हैं। एक अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल, RCH2OH, आप जानते हो उसको बड़ी अच्छी तरह से, इतना तो कम से कम पता ही है सबको। RCR एक सेकेंडरी अल्कोहल है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है इस कार्बन पर जिस पर OH है। एक होता है टर्शियरी अल्कोहल, RCR एंड ROH। प्राइमरी अल्कोहल ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और एक हो गया मेरे पास टर्शियरी अल्कोहल। ये जब 3 अल्कोहल्स हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करने के लिए 2 टाइप के रिएजेंट लिए जा सकते हैं, बल्कि 3 टाइप के रिएजेंट लिए जाते हैं। नंबर 1 हम यूज करते हैं K2Cr2O7, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H पॉजिटिव में लेते हैं। या और लिखा है मैंने, प्लस नहीं किया, क्या यूज कर सकते हैं हम? KMnO4 यूज कर सकते हैं। ये अल्कलाइन मीडियम में यूज करेंगे हम, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, ये अल्कलाइन होगा। जब मैं इस प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट करता हूं तो फॉर्मेशन होती है R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H की, एल्डिहाइड बन जाता है। कैसे? ये वाला अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ये, और ये वाला ऑक्सीजन हटता है, माइनस हो गए, हाइड्रोजन का हट जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहां बना रह गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन गया एल्डिहाइड। लेकिन
एल्डिहाइड पर ये रुक नहीं पाता है रिएक्शन। एल्डिहाइड से आगे फर्दर इन दोनों में से कोई रिएजेंट लिया, या तो K2Cr2O7 ले लिया, या फिर हमने KMnO4 ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इस एल्डिहाइड को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पर बन जाता है RCOOH। यानी हम अगर प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल से पहले बनेगा एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड एकदम से रिएक्शन करके बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। So this is not good method for formation of aldehyde from alcohol. देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो एक बार। Most suitable reagent for converting a primary alcohol into an aldehyde is, अच्छा रिएजेंट नहीं है KMnO4, aldehyde बनाता जरूर है, लेकिन that aldehyde will further convert into carboxylic acid because KMnO4 is very strong oxidizing agent. K2Cr2O7H पॉजिटिव बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड को जो बीच में बना उसको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये अच्छा मेथड नहीं है। हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसका नाम भी याद रखना, यहां पर नाम नहीं दिया, रिएजेंट का स्ट्रक्चर दिया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है PCC। क्या चीज है PCC? PCC इज पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट? CrO3 में हम मिक्स कर देते हैं पिरिडीन को। पिरिडीन एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ जाता है, बस पिरिडीन, नाइट्रोजन लिख करके मैंने ये लिखा। CrO3 क्या चीज है? क्रोमिक एनहाइड्राइड कहलाता है, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड कहलाता है। इसमें HCl और ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तीनों जो हम यूज करते हैं 1:1:1 रेशो में यूज करते हैं। दोबारा से सुनो, एक रिएजेंट होता है PCC। PCC का मतलब है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट? जब मैं 1 मोल पिरिडीन, 1 मोल CrO3, 1 मोल HCl को आपस में मिक्स कर देता हूं तो ये रिएजेंट PCC कहलाता है। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It can oxidize primary alcohol to aldehyde, but not aldehyde to carboxylic acid. दोबारा सुनो, PCC अल्कोहल को नहीं बोल रहा हूं मैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, लेकिन एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो ये जो CrO3 है, HCl का मिक्सचर है, पिरिडीन का मिक्सचर है, ये लिखा है बेंजीन। बेंजीन के साथ HCl दे दिया इन्होंने, थोड़ा सा अलग करके लिख दिया, ये H लिखा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से H पॉजिटिव जोड़ दिया तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, Cl नेगेटिव, CrO3। ये सॉल्वेंट है, CH2Cl2 जो होता है यहां सॉल्वेंट होता है। इनफैक्ट ये जो रिएजेंट इन्होंने दिया है ये PCC है। PCC सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ये बात करेक्ट है। इट विल रिएक्ट विद PCC को अगर मैं रिएक्शन कराता हूं पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट को, तो ये वाला ऑक्सीजन पर जो H है और ये H हटकर कीटोन बन जाता है।
कीटोन आगे कन्वर्ट नहीं हो पाता है। लेकिन हमसे तो बात ही नहीं की गई सेकेंडरी अल्कोहल की, हमसे तो प्राइमरी अल्कोहल की बात की गई है। तो सही आंसर जो होगा इसमें सी आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर रिपोर्ट करना है वो सी रिपोर्ट करना है। 3 रिएजेंट बताया मैंने, देखो सुनो। K2Cr2O7 अच्छा रिएजेंट है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है पहले एल्डिहाइड में, और ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। दोबारा सुनो, प्राइमरी अल्कोहल को K2Cr2O7 या KMnO4 पहले कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, ये एल्डिहाइड दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम एल्डिहाइड पे रिएक्शन रोक नहीं पाते हैं। अगर हमसे कहा है कि सिर्फ एल्डिहाइड बनाओ, एल्डिहाइड पर रिएक्शन रोक दो, तब हमें क्या करना होगा? तब हमें प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट यूज करना होगा। एल्डिहाइड बनाने के लिए हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, सेकेंडरी से तो वो बनेगा ही नहीं, एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। एंड टर्शियरी अल्कोहल इसमें से किसी से भी रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, ना तो K2Cr2O7 से, ना KMnO4 से, एंड ना ही PCC से। किसी से भी टर्शियरी अल्कोहल कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। जो ऑक्सीडेशन वाला एक पार्ट आपको भेजा है उसे बहुत अच्छी तरह से प्रॉपरली कर लेना। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई। एक क्वेश्चन ये है, स्क्रीन पर है आपके सामने। हम इस क्वेश्चन को अगर चेक करते हैं, देखते हैं, तो इसमें जो हमें गिवन है 1 मोल ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ये तो क्वेश्चन ही अपने आप में ये कह रहा है कि जो ये इसका स्ट्रक्चर ही नहीं लिख पाएगा वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। स्ट्रक्चर लिखना तो पहला काम है ना भाई। किसी को अगर यही नहीं पता कि टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर क्या होता है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल आपको पता होना चाहिए। एक टर्शियरी कार्बन जिसमें टोटल 4 कार्बन हो, टर्शियरी ब्यूटाइल हो, दैट मीन्स टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ये है। इसको हमने किससे रिएक्ट किया? 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। HI हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो आयोडिक, और ये लिया 1 मोल। बड़ी डिटेल से क्लास में कराई हुई प्रॉब्लम है। ये 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया। जब हम क्लीवेज करते हैं इस केस में कि एक तरफ टर्शियरी है और एक तरफ मिथाइल या प्राइमरी है, तब जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, सारा फोकस, सारी अटेंशन लगा करके सुनो, जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो टर्शियरी कार्बन से होता है, क्योंकि टर्शियरी कार्बन पर ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है। इसलिए हमेशा की बात नहीं हो रही है। एक कार्बन पर अगर टर्शियरी है, एक कार्बन पर प्राइमरी है, तो टर्शियरी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेंगे हम। इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैं यहां पर कार्बन पॉजिटिव पर लिख सकता हूं I नेगेटिव। इस ऑक्सीजन पर चार्ज है नेगेटिव, तो मैं यहां पर लिखूंगा H पॉजिटिव। कार्बन पॉजिटिव पर आयोडीन आ गया, ऑक्सीजन पर H आ गया। तो हमने जो आंसर इसका रिपोर्ट किया, आंसर हमने रिपोर्ट किया ये, ऑक्सीजन CH3, यहां पर आ जाएगा कार्बन CH3 CH3 CH3। आंसर क्या मिला हमें? टर्शियरी आयोडाइड मिला 1 मोल, 1 मोल। ये दोबारा से सुनो, जब भी कभी एक तरफ ईथर के, ईथर किसे कहते हैं? हम ईथर कहते हैं ऐसे किसी मॉलिक्यूल को ईथर कहा जाता है कि जो एक ऑक्सीजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हों। अगर एक तरफ टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है,
और हमें HI से HBr या HCl से रिएक्शन करने को बोला गया, तो टर्शरी पोजीशन से बॉन्ड को तोड़ना है। क्यों? क्योंकि कार्बोनियम आयन जो टर्शरी बनेगा, टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। रीजन भी बता दिया मैंने। बहुत आने वाला क्वेश्चन है ये, फ्रीक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन। रीजन भी मैंने आपको, असर्शन रीजन में आएगा तो रीजन भी पूछ सकते हैं। क्योंकि टर्शरी कार्बोनियम आयन स्टेबल है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव में ये टूट जाएगा। वही काम मैंने अब यहाँ आर जो है एक्सप्लेन, ओपन कर दिया, आर इलेबोरेट कर दिया। जो आर ग्रुप है वो टर्शरी है, और जो यहाँ पर इस साइड वाला आर है ये प्राइमरी है। तो एच इधर लिख देंगे, ये आयोडाइड लिखेंगे हम टर्शरी वाली साइड। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल कौन सा है? ये मॉलिक्यूल को अगर मैं कंडेंस करके लिखूंगा तो ऐसे आएगा ना, CH3 कितने हैं, 1 2 3, CH3 थ्राइस, C क्या लगा हुआ है इसके साथ, आयोडाइड, प्लस CH3OH कितना बना ये, 1 मोल एंड 1 मोल बना। अब यहां चेक करो, मिथेनॉल का 1 मोल, CH3 थ्राइस, CiCl नहीं है, ये आयोडीन है, ये यहां आयोडीन है, आई। Cl तो दिया ही नहीं है कहीं पर, तो Cl होने का तो मीनिंग नहीं बनता। तो यही बात हमारी ठीक है, CH3I हमारा बनेगा नहीं। CH3I एंड दोनों आयोडाइड दे दिए भाई, 1 मोल ही तो दिया है। अगर एक्सेस दिया होता तब बनते दोनों आयोडाइड। तो अगर ये एक्सेस ऑफ HI गिवन होता तब बनता है, दोनों अल्कोहल तो नहीं बनेंगे। तो ये तो बात गलत है। तो आंसर हमें इसका रिपोर्ट करना है ए। फाइनल आंसर हम रिपोर्ट कर देंगे इसका ए। आई होप के वाली बात समझ लग गई होगी आपको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। अगर द कंपाउंड दैट रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद लूकस रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। अब ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, क्या है लूकस रिएजेंट? लूकस रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। क्या करते हैं हम इस लूकस रिएजेंट का? अल्कोहल को जब रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ये है लूकस रिएजेंट का काम। ROH था, ये ROH HCl से रिएक्शन करके ZnCl2 की प्रेजेंस में बना देगा RCl, ये आ जाता है। अब ये अल्कोहल अगर तो प्राइमरी है, अगर तो सेकेंडरी है, अगर तो टर्शरी है, तो रिएक्शन के रेट अलग अलग होते हैं। रेट का मतलब स्पीड अलग अलग होती है। प्रोडक्ट बनने में जो टाइम लगता है वो अलग अलग टाइम। प्राइमरी अल्कोहल क्योंकि कार्बोनियम आयन कम स्टेबल बनाते हैं तो रिएक्शन मुश्किल से होता है। तो ये जब तक हम इसको हीट नहीं करते हैं तब तक ये रिएक्शन नहीं होता है लूकस रिएजेंट HCl ZnCl2 से। हाई टेम्परेचर इज नीडेड RCl बनने के लिए, RCH2Cl बनने के लिए। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं RCHOH, एक और R हो गया, तो जब हम इसको HCl से फर्दर रिएक्शन करते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये 10 मिनट्स में होता है रिएक्शन। सेकेंडरी अल्कोहल जो सेकेंडरी हैलाइड बनाते हैं वो 10 मिनट्स में बनाते हैं। लेकिन इमीडिएटली जो रिएक्शन होता है, जैसे ही हमने HCl ZnCl2 ऐड किया, एकदम से हैलाइड बन गया। वहां हमने क्या नाम दिया था, वो रिएक्शन याद होना चाहिए, टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करते हैं, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल के केस में टर्शरी कार्बोनियम आयन बनता है। कारण ये है, ये जो टर्शरी अल्कोहल है ये बनाएगा टर्शरी कार्बोनियम आयन HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 HCl से रिएक्शन करेंगे तो इमीडिएट
OH हटकर इसकी जगह Cl आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 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 Cl, ये होगा हमारा आंसर। और ये सबसे फास्ट होगा, फास्टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्शरी कार्बोनियम आयन होते हैं, रीजन अगर कभी एसेक्शन रीजन में ये क्वेश्चन आएगा तो आप कारण दोगे, क्योंकि टर्शरी कार्बोनियम आयन हाईली स्टेबल होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन तेज करता है। तो थ्योरी बता दी मैंने, आप क्वेश्चन दोबारा एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन ये कहता है कि कंपाउंड दैट रिएक्ट फास्टेस्ट विद ल्यूकस रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर, तो टर्शरी होना चाहिए। 1 ब्यूटेनॉल तो प्राइमरी होता है, 1 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आएगा। 2 ब्यूटेनॉल तो सेकेंडरी होता है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी 10 मिनट तो ले ही रहा है, ये वाला पार्ट देखो। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल है, प्रोपेनॉल 1 पोजीशन पर है, तो ये भी प्राइमरी है, इसकी तो बात हम नहीं कर रहे हैं। बेंजाइल अल्कोहल, ये क्या चीज है? बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ क्या कनेक्टेड है? CH2OH, इसे कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। जब मैं बेंजाइल अब देखा जाए तो है तो ये प्राइमरी, बात बिल्कुल ठीक है, देखने में ये आ रहा है प्राइमरी, लेकिन जब मैं इसको HCl के साथ या HBr के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा? ये कार्बोकैटायन बनाएगा, OH हटाकर बेंजीन CH2 पॉजिटिव, ये बनाएगा CH2 पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव बना, ये प्राइमरी होने के बावजूद भी रेजोनेंस करके स्टेबल होगा। ये रेजोनेंस कर दिया, यहां पॉजिटिव आया, फिर रेजोनेंस हुआ पॉजिटिव, फिर रेजोनेंस हुआ पॉजिटिव। सो दिस कार्बन पॉजिटिव इज हाईली स्टेबल। तो ये बेंजाइल अल्कोहल एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि प्राइमरी होने के बाद भी ये हाईली स्टेबल, क्योंकि कार्बोनियम आयन बना रहा है, इसलिए ये फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। तो हमें ये थोड़ा सा लीक से हटके है क्वेश्चन, ये ल्यूकास रिएजेंट को थोड़ा डिटेल में दे दिया इन्होंने, यहां आंसर करना चाहिए हमें बेंजाइल अल्कोहल। डी फाइनल आंसर हमें इसका रिपोर्ट करना चाहिए। देखो समरी समझ लो पूरे पार्ट की, थ्योरी की। नॉर्मल अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल, कोई रेजोनेंस वेजोनेंस जब नहीं कर रहे हैं तो हम टर्शरी अल्कोहल को सबसे ज्यादा आसानी से रिएक्शन करने वाला, फास्ट रिएक्शन वाला बता देंगे। लेकिन कई प्राइमरी अल्कोहल ऐसे निकल जाते हैं कि होते तो कहने में प्राइमरी अल्कोहल हैं, जैसे बेंजाइल अल्कोहल है, लेकिन उसका कार्बोकैटायन, ये जो मैंने लिखा यहां, ये रेजोनेंस करके हाईली स्टेबल है, रेजोनेंस करके हाईली स्टेबल हो जाता है, तो ये टर्शरी की तरह से ही बिहेव करता है। टर्शरी की तरह से बिहेव करेगा तब मैं इसे बोलूंगा इट विल रिएक्ट फास्ट बिकॉज इट इज फॉर्मिंग हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन, because carbocation formed by benzyl alcohol is stable by resonance। ये कारण आपको देते हुए डी पार्ट को सही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद का हम। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, पहले आपको सारे जो रिएक्शन पढ़ रखे हैं वो क्लियर होंगे, तभी आगे कोई चीज बढ़ पाएगी। हाइड्रेशन पता होना चाहिए एल्कीन का। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन, एल्कीन जो लेना है इथीन के अलावा कोई भी लेना है, इथीन नहीं लेना। क्या ले सकते हैं? प्रोपीन ले सकते हैं, ब्यूटीन ले सकते हैं, और भी कोई यूज कर सकते हैं। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। देखो ये अगर आपको दिया है, पहले बात तो रिएक्शन पता हो कि कौन से रिएक्शन की बात हो रही है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रेशन हम किसे कहते हैं? जब हम ऐड कर देते हैं वाटर, वाटर ऐड करते हैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और एडिशन होता है
एक कार्बन पर ऐड हो जाएगा H, एक कार्बन पर ऐड हो जाएगा OH। तो ये जो अल्कोहल मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिला। भाई इथीन के केस में अगर ये इथीन है तो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी तो मिलेगा नहीं। तो हम अगर बोलते हैं कि इथीन के अलावा कुछ और यूज करना है, यहां तो कहा है कि एक्सेप्ट इथीन, तो इथीन तो मुझे यूज नहीं करना है, इथीन में ही मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। इथीन के अलावा मैं क्या यूज कर सकता हूं? इथीन के अलावा मैं यूज कर सकता हूं प्रोपीन। और क्या यूज कर सकता हूं मैं यूज कर सकता हूं ब्यूटीन। मैं यूज कर सकता हूं एक ब्यूटुइन। और क्या मैं यूज कर सकता हूं? डबल बॉन्ड एंड CH3। आप यहां पर ब्रांच वाला कोई अल्कोहल ले लो। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करना है तो अब देखो, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो बनेगा नहीं, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं बनेगा। सेकेंडरी बन सकता है एंड टर्शरी बन सकता है, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बन सकते हैं। अच्छा, सेकेंडरी और टर्शरी, अगर सेकेंडरी और टर्शरी की बात की गई है और की बात की गई है तो हम यहां आंसर नहीं लिखेंगे, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल लिखते हैं अगर, तो इस केस में आंसर होना पॉसिबल है। देखो मैं बना करके बता रहा हूं आपको, जैसे हमने एक ये लिया डबल बॉन्ड कार्बन एंड इस पर कार्बन एंड CH3। तो हम अगर H2O लेते हैं, इस पर H पॉजिटिव का रिएक्शन करते हैं तो एक OH यहां पर आ जाएगा, और दूसरी तरफ हाइड्रेशन करने पर एक OH आ जाएगा इधर। ये एक मिला मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2 मिलेगा OH इधर, यानी ये आंसर करेक्ट होगा। हमने ये बनाया सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंड वाला जो पार्ट बनाया सेकेंडरी बना, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट बनाया ये टर्शरी बना, तो दोनों करेक्ट हैं ये। दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल हम लिख सकते हैं आंसर। मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं भाई इसमें। मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल? सी पार्ट भी करेक्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है? डबल बॉन्ड लिखा मैंने, प्रोपीन लिख दिया। प्रोपीन लिखने में जब मैं वाटर का रिएक्शन करूंगा, H पॉजिटिव से रिएक्शन करता हूं, तो एक मिल सकता है OH इधर, ये हो गया प्राइमरी, एक मिल सकता है OH इस कार्बन पर, ये हो गया मेरे पास सेकेंडरी। भाई इथीन ही तो लेना है, इथीन के अलावा कोई सा भी आप एल्कीन ले सकते हो, प्रोपीन ले सकते हो, ब्यूटीन ले सकते हो, ब्यूटुइन ले सकते हो। तो दैट मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी का मिक्सचर भी बन सकता है। तो ये वाला पोर्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी का हमारा करेक्ट निकला। ये पहले करेक्ट निकल गया था कि यहां पर ये सेकेंडरी ये टर्शरी बन रहा था, एक सेकेंडरी बन रहा था, ये भी करेक्ट निकला। अच्छा, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल और तो नहीं होगा, या तो सेकेंडरी बन जाए या सिर्फ टर्शरी अल्कोहल बन जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ साथ में एडिशनल होगा। तो ये इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट वाला नहीं है, ये मोर देन वन करेक्ट वाला होगा आंसर। इसमें सी भी हमें आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसमें आंसर हमें डी भी रिपोर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि हमसे पूछा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। तो इथीन के अलावा अगर हम बाकी और एल्कीन लेते हैं तो ये सी एंड डी दोनों करेक्ट हो सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन से जो सीखना है वो क्या सीखना है कि हाइड्रेशन हम किसे कहते हैं।
हाइड्रेशन हम कहते हैं जब एल्कीन पर वाटर का रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनते हैं, और अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों टाइप के अल्कोहल बनते हैं, लेकिन इथीन सिर्फ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि प्राइमरी अल्कोहल बना सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैं अब इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस यील्ड्स ईथर। इन्होंने बता दिया कि ईथर बना है। कोई भी अल्कोहल है, देखो दो टाइप के डिहाइड्रेशन देता था अल्कोहल, रिकॉल करो, याद करो। जो अल्कोहल डिहाइड्रेशन देता था, एक जब हम कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे लिख सकता हूं मैं H पॉजिटिव, डाइल्यूट को कैसे लिखना होगा, H3O पॉजिटिव लिखना होगा। जब मैं H पॉजिटिव से इसको हीट करता हूं तो एक टाइप का डिहाइड्रेशन ये है जिसको नाम क्या देते हैं हम, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। तो बन जाएगा R, ऑक्सीजन R, ये बन गया ईथर। अब हम एक इन्होंने बनाया ईथर है तो यही वाला हमें करना है। फॉर मैक्सिमम यील्ड ईथर विच अल्कोहल शुड बी यूज्ड। बड़ी सिंपल सी बात है कि टर्शरी अल्कोहल नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये वाला अल्कोहल यहां टर्शरी अल्कोहल लेता हूं, देखो जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो विद इन द मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन आसानी से देते हैं। जब हम इसको H पॉजिटिव के साथ हीट करते हैं, अगर मैंने कभी इसको H पॉजिटिव से हीट किया तो इसमें एल्कीन स्टेबल बनता है, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये जो मॉलिक्यूल मिलता है एल्कीन, टर्शरी के केस में ज्यादा मिलता है। तो टर्शरी अल्कोहल अगर मैं लूंगा तो ईथर बनना बेनिफिशियरी नहीं रहेगा। टर्शरी अल्कोहल के केस में मेजर प्रोडक्ट मिलता है एल्कीन डिहाइड्रेशन करने पर, एंड प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमें कंसिडरेबल ईथर मिलता है। ये आपको बात दिमाग में हमेशा रखनी है। जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो इस केस में क्योंकि हमें आंसर किया गया है ईथर बनाना है, तो ईथर बनाने के लिए प्राइमरी अल्कोहल बेस्ट वे है। टर्शरी अल्कोहल के केस में हमें एल्कीन आंसर लिख देना चाहिए। तो हमें यहां आंसर रिपोर्ट करना होगा सिंपली ए, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल विल गिव एल्कीन। एक क्वेश्चन और देखो, उसके बाद ब्रेक लेंगे 5 मिनट का। among the following, among the given compounds which is easily dehydrated, किसे कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन? डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर का मतलब ये है कि अल्कोहल से H2O हटा दिया। रिमूवल ऑफ वाटर या डिहाइड्रेशन दो बातों पर डिपेंड करता है। ये बात याद रखनी है हमेशा, पहले भी बताई है फिर दोबारा से बता। नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल उतना ही ज्यादा आसानी से होगा डिहाइड्रेशन। दूसरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मतलब क्या मतलब है? एल्कीन अगर रेजोनेंस कर रही है, कॉन्जुगेटेड है, एरोमेटिक है, मोर एल्काइलेटेड है, तब एल्कीन ज्यादा बनेगा। और अगर कार्बोकेटायन अल्कोहल का कॉरेस्पॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल है तब आसानी से डिहाइड्रेशन होगा। ये दो चीजें डिसाइड करती है। तो पहले केस में देखते हैं, ए पार्ट में देखते हैं। ए पार्ट में तो भाई OH हट के डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता है, डिहाइड्रेशन क्या करोगे इसका? ये ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड ही बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई डिहाइड्रेशन इसमें होगा ही नहीं। करा के देख लो डिहाइड्रेशन, यहां से OH एंड H हटा लो,
तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा रिंग के अंदर, कहां बनेगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। फिनॉल में डिहाइड्रेशन नहीं होता है। बी पार्ट में हो सकता है डिहाइड्रेशन। जब मैं अगर डिहाइड्रेशन करूंगा इस साइक्लोहेक्सेनॉल में, तो ओ एच एंड एच हटकर वाटर माइनस होके डबल बॉन्ड आ जाता है, ये एल्कीन बन गए। सी पार्ट में ओ एच हटाया मैंने, यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर है ओ एच। ओ एच हटाकर मैं पहले बनाऊंगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन स्टेबल बना, क्यों बना, क्योंकि इसने रेजोनेंस कर लिया। फिर यहां से H पॉजिटिव हटाओगे, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। मैकेनिज्म बता रखा है मैंने क्लास में डिहाइड्रेशन का। जब डबल बॉन्ड बनाओगे ये बनेगा कॉन्जुगेटेड, दो डबल बॉन्ड एक साथ आ गए, रेजोनेंस कर रहे हैं तो इसलिए आसानी से बन जाएगा। आसान डिहाइड्रेशन है। डी पार्ट और देखते हैं। डी पार्ट में तो डिहाइड्रेशन बहुत बहुत आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि हमने OH जब हटाया तो OH हटाने पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने इधर रेजोनेंस किया, फिर रेजोनेंस और बढ़ गया। फिर जब डिहाइड्रेशन कर दिया तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग बन गया विच इज हाईली स्टेबल। एल्कीन फॉर्म्ड इज हाईली स्टेबल। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है डी केस में। तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन आसान है डी में, क्योंकि डी में डिहाइड्रेशन करके बेंजीन बन रहा है, OH एंड H हटके हाईली स्टेबल डबल बॉन्ड बन रहा है। एरोमेटिक की वजह से एल्कीन बन जाएगा स्टेबल। तो किन दो बातों पर डिहाइड्रेशन डिपेंड करता है, समअप कर रहा हूं मैं सारी बात को, दो बातों पर डिपेंड करता है वाटर का हटना अल्कोहल से। नंबर 1 बात है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, नंबर 2 बात है जो एल्कीन बनता है उसकी स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल डिहाइड्रेशन उतना आसान। एल्कीन जो फाइनली बना वाटर मॉलिक्यूल हटने के बाद, एल्कीन जो बना वो एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना आसान डिहाइड्रेशन होगा। ये है तरीका। तो हम सबसे आसान डिहाइड्रेशन इस केस में बताएंगे डी पार्ट में, क्योंकि हमें मिल गया बेंजीन। तो आंसर हम रिपोर्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन का डी। चलो बाकी मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। अभी 5 मिनट का ब्रेक है आपका, आप लोगों का। 5 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैं अभी और जो आपको करा रहा हूं ये ब्रेक के बाद शुरू कर रहा हूं। पढ़ो इसी क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सभी के सभी ये। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बाय विलियमसन्स मेथड द करेक्ट चॉइस ऑफ रिएजेंट इज। एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है, हमने क्या उसमें पढ़ा था, RONA when reacted with RCl तो कंपाउंड हमें मिल जाता था, प्रोडक्ट हमें मिल जाता था R ऑक्सीजन R। अगर मैं डिफरेंट करने के लिए यहां R' लिख देता हूं तो एक जगह R' आ जाएगा, बस इतना फर्क है। हुआ कैसे होगा ये रिएक्शन, पहले मैं रिएक्शन के बाद, कौन सा रिएक्शन है ये, है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। या विलियमसन्स ईथर मेथड। बनाने के लिए ईथर क्या यूज करते हैं हम इसमें, सोडियम एल्कोक्साइड एल्काइल हैलाइड। ये है सोडियम एल्कोक्साइड, ये है एल्काइल हैलाइड। ये Cl जब हटता है यहां कार्बन पर चार्ज आता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव जो सोडियम से लगा हुआ है ये कार्बन पर आएगा, सोडियम एंड क्लोरीन माइनस होकर माइनस NaCl होकर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा ROR'। ये है हमारा रिएक्शन ओवरऑल।
विलियमसन ईथर सिंथेसिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, SN रिएक्शन होता है। जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तब इस रिएक्शन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो लिमिटेशन मैं आपको बता रहा हूं। एक लिमिटेशन इसकी ये है कि हम क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पर क्लोरीन बेंजीन से अगर लगा हुआ है तो वी कैन नॉट रिएक्ट। क्लोरीन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक और लिमिटेशन है, दूसरी लिमिटेशन है कि हम CH3 CCH3 CH3 and Cl, that means tertiary halide, यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम टर्शरी हैलाइड यूज कर सकते हैं, करेंगे, तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। ये इनफैक्ट एक हमारा इशू रहता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है? Alkyl halide when react with sodium alkoxide, ethers are formed, but limitation of this reaction is, number one, we cannot use chlorobenzene, number two, we cannot use tertiary halide. These two are limitations of Williamson ether synthesis. अब देखते हैं methoxide and tertiary butyl bromide। ये बोल रहे हैं कि tertiary butyl bromide लो एंड एक मिथॉक्साइड लो CH3ONA और रिएक्शन करा के ये ईथर बना दो। टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ये है टर्शरी ब्यूटाइल CH3 CCH3 CH3 OCH3, ये है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो मैं भाई ऐसे तो नहीं बना सकता कि मैं यहां पर टर्शरी हैलाइड ले लूं, CH3C CH3 CH3Br में यूज कर लूं एक, ये तो टर्शरी ब्रोमाइड हो गया, और यहां पर मैं यूज कर लूं CH3ONA, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये काम हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये टर्शरी हैलाइड है, इस केस में मुझे मिल जाएगा एल्कीन, तो ये तरीका है गलत। रिवर्स तरीका हम कर सकते थे। रिवर्स तरीका क्या? मैं यहां टर्शरी सोडियम का सॉल्ट यूज कर सकता हूं। दैट मीन्स CH3 C CH3 CH3 ONA ऑक्सीजन एंड Na मैंने यूज कर लिया, प्लस CH3Cl यूज कर लो। भाई अब हैलाइड तो मेरे पास टर्शरी नहीं है, हैलाइड तो प्राइमरी है। यहां टर्शरी हैलाइड लिया था, या मैंने प्राइमरी हैलाइड ले लिया, ये Cl एंड Na माइनस हो जाएगा। एल्कोक्साइड टर्शरी जरूर है, लेकिन एल्कोक्साइड लेने को तो कोई मना नहीं कर रहा है, टर्शरी हैलाइड लेना प्रोहिबिटेड है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स मेरा टारगेट था टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाने का, ये वाला ईथर बनाने का। कौन सा ईथर है ये है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। जब इन दोनों ईथर्स को इस दोनों अल्काइल ग्रुप वाले कंपाउंड में ये मैंने ईथर बनाया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? NaCl जब मैंने माइनस किया तो CH3O ये R ग्रुप बन जाएगा। दैट मीन्स ये सेट एक टर्शरी एल्कोक्साइड आयन का, एक मिथाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड जो भी लेते हो आप, इसका हम यूज कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट केस में लिखा था ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें तो एल्कीन बन जाएगा। अब इन्होंने कहा है मिथेनॉल एंड 2-ब्रोमोब्यूटेन, ये तो बिल्कुल गड़बड़ सड़बड़ बात है। क्यों? क्योंकि टर्शरी लिखना है 2-ब्रोमोब्यूटेन में, तो ऐसा कुछ है 2-ब्रोमोब्यूटेन से तो बनेगा ही एक, ये एक इथाइल एंड मिथाइल ग्रुप, हमें तो टर्शरी बनाना है।
ये कह रहे हैं 2 ब्यूटेनॉल एंड मिथाइल ब्रोमाइड, ये भी गलत है। ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड, ये है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। दिस मॉलिक्यूल इज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और दूसरा क्या है? मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड। यही हमारा आंसर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है। थ्योरी इसकी जितनी समझ सकते हो, जितने कंसेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं टर्न कर देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आने के बहुत चांसेस इसके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम रिपोर्ट कर रहे हैं डी। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अल्कोहल, सोडियम से रिएक्शन किया गया अल्कोहल को, अल्कोहल होता है ROH, सोडियम Na, रिएक्शन होके क्या बन जाएगा? RONA बन जाएगा। क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई मना नहीं कर रहा है हाइड्रोजन बनाने के लिए। ये मॉलिक्यूल का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है, कितने मोल हाइड्रोजन बनेगा, ये इस अल्कोहल पर डिपेंड करता है। अगर ये मैं 1 मोल लेता हूं तो यहां सोडियम, अगर मैंने 1 मोल लिया है तो 1 मोल ये बनेगा। हाइड्रोजन एटम तो एक ही है तो मुझे हाफ मोल लिखना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। हाफ मोल अगर एक मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का क्या मतलब है? जिसमें एक ही OH ग्रुप है, तो 1 मोल से आधा मोल हाइड्रोजन बना करता है। थ्योरी में ये बात आपको बताई गई थी। अब ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ, इनका क्वेश्चन सुने, हम देखें। अल्कोहल सोडियम से रेट किया, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस 2H2, यहां पे हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, यानी 2H2 चाहिए। तो द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम इन अल्कोहल विल बी, भाई एक एक्टिव हाइड्रोजन तब अल्कोहल में है जब आधा H2 इवॉल्व हो रहा है, और जब 2H2 इवॉल्व होंगे तो एक्टिव हाइड्रोजन तो 4 चाहिए मुझे। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ ना, कि 0.5 H2 evolves when we have 1 active hydrogen। इसे दूसरी तरफ से यूनिटरी मेथड करना है तो दूसरी तरफ से मुझे लिखना पड़ेगा 1 active hydrogen will evolve 0.5 H2 molecule। और जब मुझे 2 मोल H2 रिक्वायर्ड होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 4 हाइड्रोजन एटम। इफ आई नीड 2 मोल्स H2 या 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 बोल दो, अब तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2 मोल H2 should required कितना? 1/0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे, 4 एटम्स, 4 एक्टिव एटम्स। इसको मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। यहां सॉल्व कर रहा हूं। किसी एक मॉलिक्यूल में अगर 4 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, जैसे मोल तो एक ही है, CH2OH, CHOH, CHOH, CH2OH, और इसको मैंने एक्सेस ऑफ सोडियम से रिएक्शन किया, तो यहां पर बन जाएगा CH2ONA।
CHONA, CHONA, CH2ONA। साथ में क्या बनेगा? 2 मोल हाइड्रोजन बनेंगे। बैलेंस किया मैंने इस इक्वेशन को, बैलेंस करने के बाद ही बता रहा हूं। यहां पर 4 सोडियम लिए, 4 हाइड्रोजन एटम थे, 2 मोल H2 बने। तो 2 मोल H2 के लिए 4 एक्टिव हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। 1 एक्टिव हाइड्रोजन, 2 एक्टिव हाइड्रोजन, 3 एक्टिव, 4 एक्टिव, मतलब टेट्रा हाइड्रोक्सी अल्कोहल होना चाहिए। शुरू में क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना हमने, मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी, जब अल्कोहल वाला चैप्टर शुरू किया था, उसी पर बेस्ड है ये। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल मोल कंसेप्ट को यूज करते हुए। 1 मोल H2 से, 1 मोल अल्कोहल से आधा मोल बनता है हाइड्रोजन का। तो मुझे 2 मोल बनाने के लिए कितने एक्टिव हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे? 1 मोल अल्कोहल में तो 1 एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो मुझे कम से कम 4 एक्टिव हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे 1 मोल में। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा 4। आंसर मस्ट बी 4। सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करके कर दो, या फिर आप अगर बिल्कुल आंसर ही कई बार मॉलिक्यूल भी पूछ लेते हैं कि विच मॉलिक्यूल इज दिस, जिसमें 4 एक्टिव हाइड्रोजन होंगे, वो वाला मॉलिक्यूल सेलेक्ट करके हमें आंसर करना होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसके बाद, मोस्ट इजीली डिहाइड्रेशन इज पॉसिबल। अभी थोड़ी देर पहले कराया था, ये कंसेप्ट बताया था। डिहाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन, दोबारा से बता रहा हूं, डिहाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन नंबर 1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जो अल्कोहल से बनेगा, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी कम होते हैं, प्राइमरी सबसे कम होते हैं। इस हिसाब से टर्शरी अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेशन देंगे। एक बात। दूसरी बात, एल्कीन जो बनेगा उसकी भी स्टेबिलिटी देखी जाएगी। एल्कीन डिहाइड्रेशन के बाद बनेगा। भाई इस रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूं। एक अल्कोहल था, उस अल्कोहल का सल्फ्यूरिक एसिड से हमने इसको हीट कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड से, तो एल्कीन बन गया। ये हो गया डिहाइड्रेशन। अब ये डिहाइड्रेशन करने के बाद जो एल्कीन बना है, एल्कीन कितना स्टेबल है? एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? मोर एल्काइलेटेड, सिड्ज़ेफ रूल से, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ये है हमारा तरीका। तो हम क्या लिखेंगे यहां? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कौन एल्कीन ज्यादा स्टेबल होते हैं? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन। रेजोनेंस करने वाले, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा शो करने वाले, ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमें ए पार्ट गिवन है। ए पार्ट में है C6H5 यानी बेंजीन, CH2OH, होगा ही नहीं डिहाइड्रेशन। OH तो है, ठीक है। कार्बोनियम आयन तो बड़ा स्टेबल बनेगा, ठीक है। पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए। ये हाइड्रोजन जो कि नहीं है वो लिख दिया मैंने। कहाँ है यहाँ हाइड्रोजन? 5 वैलेंसी करोगे क्या कार्बन की? ये दिन दिखाओगे मुझे। इस कार्बन पर, अब आप बोलोगे आपने ही तो लिखा है। बिल्कुल मैंने लिखा है, लेकिन मेरे लिखने के बाद किसी ने अगर यस बोल दिया कि हाँ ठीक लिखा है, तो गलत हो गई ना बात। फिर ये गलत लिख दिया, हाइड्रोजन नहीं आ सकता यहाँ। C6H5 यहाँ इस कार्बन पर 1 2 3 4 5 वैलेंसी थोड़ा ही करेंगे, तो डिहाइड्रेशन देगा ही नहीं ये। बेंजाइल अल्कोहल कैन नेवर गिव डिहाइड्रेशन। ये तो बॉन्ड ही गलत लिखा है मैंने, तो यहाँ तो होगा नहीं डिहाइड्रेशन। बात हो गई खत्म। ए को तो रख दो एक तरफ, हटाओ इसे। बात आती है बी की। देखते हैं बी को भी। जब बी मॉलिक्यूल मैंने लिखा, तो बी मॉलिक्यूल क्या है? C6H5, बेंजीन, कार्बन, कार्बन OH,
यहां पर आ गया H, बिल्कुल होगा डिहाइड्रेशन, क्यों नहीं होगा। H पॉजिटिव लो, हीट कर दो, हीट करने पर वाटर हटा दिया, ये एक विनाइल बेंजीन बन गया जो कि रेजोनेंस कर रहा है, बहुत स्टेबल है, बढ़िया बात है। ये रेजोनेंस हो गया, बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। देखेंगे अभी इसकी स्टेबिलिटी, बाकी और भी तो देख लें। सी पार्ट, अगर इसने एक इनिंग में 350 रन बना लिए तो हो सकता है दूसरा 351 बना ले। ऐसा थोड़ी है कि ये जीत गया, अभी अभी तो मैच बाकी है। यहां डबल बॉन्ड मैंने बेंजीन, ये इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं सी का मैं, कार्बन, फिर कार्बन OH, यहां पर H, यहां फिर C6H5 है। स्ट्रक्चर जब तक नहीं लिखोगे, पहली समस्या तो लिखने ही की है। फिर हमने डिहाइड्रेशन किया, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल हटा देना सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ तो और बढ़िया काम हो गया, कॉन्जुगेशन ही कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस ही रेजोनेंस, चारों तरफ ये डबल बॉन्ड जो बना बेंजीन से, इस साइड भी रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी रेजोनेंस किया इसने, और इस साइड भी रेजोनेंस किया। दिस एल्कीन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण ये एल्कीन बहुत स्टेबल है। डिहाइड्रेशन कहां होता है, दोबारा सुनो, दो बातें बस याद रखनी है हमेशा डिहाइड्रेशन के लिए, जहां कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा यानी टर्शरी में, उसके अलावा जहां एल्कीन स्टेबल होगा। यहां एल्कीन हाईली स्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं इसको, and conjugated alkenes can show resonance and these alkenes are highly stable. डी पार्ट में तो बड़ा गड़बड़ है, डी पार्ट में तो बहुत मुश्किल आ रही है। सी डबल बॉन्ड, COH है यहाँ, ये बॉन्ड तो पहले से डबल बॉन्ड पर है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नहीं हटना चाहिए इसे। H अगर हटा भी दोगे तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा जो कि कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है। फाइनल हो गई हमारी बात कि सी हमारा आंसर होना चाहिए। सी आंसर होने का कारण ये है कि सी केस में एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आ रही है। मोस्ट इजी डिहाइड्रेशन will be in this alcohol which is making most stable alkene. Answer must be C. ये होगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल 12th लेवल से ऊपर के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे, रीड करोगे, जो भी मैंने क्लास में भी कराया ये इसी तरह से कराया है सारा। एनसीईआरटी में सारे कंसेप्ट दे रखे हैं। हमें एक ही अल्कोहल दिया, यहाँ पे लिख दिया 16, यहाँ पे लिख दिया 17। आइसोटोप है ऑक्सीजन का, अलग टाइप का ऑक्सीजन है, अलग इसमें न्यूट्रॉन है। इस ऑक्सीजन एटम में न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, तो नंबर दे दिया, लेबलिंग कर दी हमने, उसकी लेबल है इस पर। तो A बना प्लस B बना, जब इन दोनों को रिएक्शन करा, एक तो वाटर होगा A एंड B R। तो अब ये तो बड़े सिंपल कंसेप्ट पर बेस्ड है, जो बात आपको बताते बताते गला खराब हो जाता है, ये वही वाली बात है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड जब एक अल्कोहल से रिएक्शन करता है R-OH, कहां करे थे हमने ये रिएक्शन, कौन से पार्ट में किए थे, ये अल्कोहल के उस पार्ट में रिएक्शन किए थे जिसमें अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है ये। एस्टेरिफिकेशन में हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अल्कोहल का, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड तोड़ा था, जिसमें हमने कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर रखा था। ये वाला बॉन्ड तोड़कर हमने आंसर लिखना था, तब मैंने बस ये अलग कलर से बताए थे आपको। अब इन्होंने पूछने के लिए क्या किया, अब कलर प्रिंट तो निकाल के देंगे नहीं क्वेश्चन में, इन्होंने लेबल कर दिए, बस ये अब पता चल जाएगा कि बच्चे को क्या ये बॉन्डिंग की डिसोसिएशन कहां से हुए हैं ये पता है या नहीं पता है। ये आएगा H और ये आएगा ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला,
अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कौन सा ऑक्सीजन है, 17 वाला ऑक्सीजन है। अल्कोहल वाला है 16, तो अल्कोहल वाला ऑक्सीजन कहां रहेगा, अल्कोहल वाला ऑक्सीजन रहेगा एस्टर में। ये बन गया हमारा एस्टर, दिस इज एस्टर। ये अल्कोहल किसका है, ये ऑक्सीजन किसका है, अल्कोहल का, फ्रॉम अल्कोहल। वाटर में जो OH आया है ये कहां से, कौन किससे आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो बस जो नंबर दिए हैं वही नंबर वहीं पर आप लिख डालो, सॉल्व हो जाएगी बात। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये 17 वाला ऑक्सीजन चला जाएगा वाटर में, और जो अल्कोहल वाला ऑक्सीजन था वो आएगा एस्टर में। बात तो ये है करेक्ट। ये ऑक्सीजन 17 कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ा हमने, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये और ये। दैट मीन्स अगर मैं इसको प्रॉपर करके लिखता हूँ, ब्रेकिंग करके लिखता हूँ इसकी, हमें ये बॉन्ड क्लीवेज कुछ इस तरह से देना चाहिए। ये बॉन्ड क्लीवेज होकर आंसर लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH2R, ऑक्सीजन 16 एस्टर में, ये है एस्टर। वाटर में कौन सा आया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड, आंसर कौन सा आया, ए। आंसर कौन सा रिपोर्ट करेंगे हम, ए रिपोर्ट कर देंगे आंसर। तो मैं समझता हूं ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये बात पता चल गई, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पर बेस्ड ये आ सकते हैं, एनसीईआरटी में ही गिवन है। ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये पढ़ना पड़ेगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन जैसा आपका वो केस स्टडी वाले होते हैं, इसी को थोड़ा बड़ा करके इसमें 3 ऑप्शन डाल दें, यहाँ तो एक ही ऑप्शन है। इसमें ABCD करते हुए ए पहले वाले में ए पूछ लें, दूसरे में बी, तीसरे में सी पूछ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैज ए प्लेजेंट ओडर with the boiling point 70, on boiling A with concentrated sulfuric acid, a colorless gas is produced which decolorize bromine water. ब्रोमीन वाटर को कौन डिकलराइज करता है, +1 की बात है ये, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। मान लो एल्कीन है, हम इसमें Br2 वाटर ऐड करते हैं। Br2 वाटर कलर्ड होता है, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन अगर याद हो आपको, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन करते हैं, क्या होता है, Br2 का कलर होता है रेडिश ब्राउन। जब ये किसी एल्कीन से रिएक्शन करता है तो कलरलेस हो जाता है ये, इसको कहते हैं हम टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। तो हमें कम से कम एक बात तो पता चल गई कि जो गैस इवॉल्व हुई है ये एल्कीन है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर को ये डिसअपियर कर रहा है। दूसरी बात ये पता चल गई क्योंकि आंसर में दो दो ही कार्बन है, तो जो रिएक्टेंट हमें गिवन है उसमें 2 ही कार्बन हमें लेने। दूसरी बात ये भी पता चली, जब हम इसको अल्कोहल को कंसीडर कर रहे हैं तो ये एक ऐसा अल्कोहल रहा होगा, CH3CH2OH लेना पड़ेगा मुझे, ये लिक्विड A, क्योंकि जब मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब मैं हीट करता हूं तो एल्कीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो एल्कीन बना ये इसको डिकलराइज कर देता है, और ये अल्कलाइन KMnO4 को भी डिकलराइज कर देता है। एक और भी होता है टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, 2 होते हैं, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, एक होता है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट ये भी आपको +1 में पढ़ा हुआ होना चाहिए। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट जब हम करते हैं तो एल्कीन को से रिएक्शन करके इस बेयर्स रिएजेंट का जो कलर होता है, पिंक कलर का ये सोल्यूशन होता है, इस पिंक कलर के सोल्यूशन को ये डिकलराइज कर देता है।
1 mole of this gas also takes 1 mole of H2। एक और हिंट दिया है इन्होंने, इस गैस का, ये वाली जो गैस है जो हमारे हिसाब से इथीन है, 1 मोल अगर मैं इसका लेता हूं तो ये 1 मोल H2 के साथ रिएक्शन करती है। एक ही तो हम H2 ऐड करेंगे, जो एल्कीन बनेगा इसमें क्या बन जाएगा, CH2, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, यहां पर एक H आ जाएगा, एडिशन हो गया, कैटालिटिक रिडक्शन जिसे हम बोल रहे होते हैं। तो ये एडिशन करने के बाद हमने एक ओवरऑल आंसर लिख दिया। तो 1 मोल यूज हुआ। सारी बातें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि ये एल्कीन है, और एल्कीन बनेगा कैसे, अल्कोहल से। तो हमें तो ए बताना था, लेकिन ए लिक्विड क्या होगा, इथेनॉल होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन ये नहीं दे सकता, सल्फ्यूरिक एसिड से ये रिएक्शन नहीं कर सकता, सल्फ्यूरिक एसिड से ये रिएक्शन नहीं कर सकता। तो हमें आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा डी। इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, यही बढ़ करके कॉम्प्रिहेंशन टाइप में, जैसे हम केस स्टडी टाइप क्वेश्चन करते हैं, तो यहां तो सिर्फ ये पूछा है, इसको बी सी डी तक बढ़ा करके ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे केस स्टडी में, जो क्वेश्चन बनेंगे अगर ऑर्गेनिक से कोई क्वेश्चन बनेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। चलो, द एसिड डेरिवेटिव विच डज नॉट गिव अल्कोहल ऑन रिडक्शन। कभी आपने अगर पढ़ा हो, अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी होगी, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिएजेंट होता है, बड़ा नामी रिएजेंट है, नामी ग्रामी कहते हैं जिसे हम, यानी बड़ा कॉमन रिएजेंट है। अब बड़ा कॉमन रिएजेंट है, अगर किसी को नहीं पता है तो रिएजेंट तो कॉमन ही रहेगा, नहीं पता है तो ये उसकी गलती है कि उसको नहीं पता है। मान लो जब मैं यहां लिखता हूं LiAlH4, बड़ा कॉमन एक ये रिएजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। जब हम अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे थे तब हमने ये रिएक्शन किया था। दूसरा एक रिएक्शन किया था एस्टर के साथ, एसिड हैलाइड के साथ, एसिड हैलाइड RCOCl लेते हैं, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं। तो अल्कोहल नहीं कह रहा हूं मैं, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। फिर एक एनहाइड्राइड लेते हैं, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R, ये है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते हैं तो RCH2OH के 2 मोल्स बन जाते हैं, ये भी प्राइमरी अल्कोहल बनता है। बस एक मॉलिक्यूल है इन सब में जो कि कहलाता है अमाइड। अमाइड क्या है, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये अल्कोहल नहीं बनाता। अमाइड अनरिएक्टिव होते हैं, जब हम इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, तब आपको आइडिया लगेगा कि सबसे कम रिएक्टिव होते हैं या अनरिएक्टिव होते हैं अमाइड। जब हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनता, आंसर तो मिलता है हमें, और कार्बन भी यही रहता है, NH2 भी यही रहता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपने 2 हाइड्रोजन इसको यहां देकर RCH2 NH2 प्राइमरी अल्कोहल की जगह प्राइमरी एमीन बनता है, बस ये है फर्क। तो चाहे हम कार्बोक्सिलिक एसिड लें, चाहे हम एस्टर लें, एस्टर के केस में भी, एस्टर का रिडक्शन भी आपने पढ़ा था, जब एस्टर को रिड्यूस करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन होती है। तो आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, एसिड डेरिवेटिव विच डज नॉट गिव अल्कोहल ऑन रिडक्शन, अमाइड है। क्या बनाता है अमाइड का रिडक्शन करने पर, प्राइमरी एमीन बनेगा। याद रखने की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अल्कोहल की प्रिपरेशन से है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अगर हल्का सा भी ऊपर उठा दिया तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में दिया है, ये एनसीईआरटी में दिया है, ये एनसीईआरटी में दिया है, सारे रिएक्शन ये एनसीईआरटी में गिवन है। तो वेल, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और अगली क्लास में मैं इनको आपको कंटिन्यू करूंगा। और मैं उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप पढ़ करके रिएक्शंस को अच्छी तरह से आओगे, ताकि हमें थोड़े कम जोर लगाने पड़े।